चलिए चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। इसमें आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या करेंगे, पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं। इसमें नॉलेज वाली बातें ज़्यादा होंगी, नंबर वाली तो बहुत कम होंगी। क्या कि जो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने रटी हैं, जब मैं आगे बताऊंगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, डिटर्मिनेंट का रियल लाइफ यूज़ क्या है, तो ऐसी बातें होंगी। उसके बाद आपको सॉल्व करना भी सिखाएंगे और डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, मतलब ये सारी बातें होंगी जिनसे आपको रटोगे नहीं, चीज़ों को समझोगे। और ये 10th क्लास में भी हमको डिटर्मिनेंट पढ़ाया गया था, बट हमको उसका नाम नहीं बताया गया, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 10th क्लास में कहाँ पर डिटर्मिनेंट हमको पढ़ाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए नई चीज़ है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बस उसका नाम नहीं पता था। जैसे क्लास 9th में पॉलिनोमियल को पढ़ाया गया था, उससे क्लास 11th में आगे फंक्शन बोल दिया गया, ऐसे 10th में हमको ये पढ़ाया गया है। तो जल्दी से पहले ये समझ लेते हैं यार डिटर्मिनेंट होता क्या है। एक्चुअली में ये तो समझ लो जरा कि ये होता क्या है। ये भी मैट्रिक्स को सॉल्व करने का एक मेथड है। मैट्रिक्स को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं, उनमें से एक मेथड है डिटर्मिनेंट। ये एक मेथड का नाम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, मतलब इसकी कुछ लिमिटेशंस है कि ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स को ही सॉल्व करता है। तो स्क्वायर मैट्रिसेस एसोसिएटेड ऑफ अ नंबर, मतलब ये कायदे में देखा जाए इसकी डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी आपको बोलती है, इज कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा कि मैट्रिक्स दो टाइप के, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। बट अभी तक हमने क्या पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई सा भी ऑपरेशन लगाओ, प्लस करो, माइनस करो, इनवर्स निकालो, ट्रांसपोज करो, कुछ भी करो, आंसर क्या आएगा, मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करके एक स्पेसिफिक नंबर आएगा, जैसे कांस्टेंट आएगा 1 2 3 4 5, माइनस में 0, कुछ भी आएगा, इस टाइप के जो आएंगे, तो उस मेथड का नाम है डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट का यूज करके, खैर मैं बता भी दूंगा इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में, डिटर्मिनेंट का यूज करके आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर सकते हो। ये इसका रियल लाइफ यूज है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा पूछे सर हमको डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो होता क्या, हम लोगों ने रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर पढ़े ना टाइप्स में, रो वेक्टर, रो कॉलम, मतलब रो मैट्रिक्स को ही रो वेक्टर मैट्रिक्स बोल दिया जाता है। तो उसमें क्या है, जब पैरेललोग्राम है उसमें 4 साइड, तो उनकी जो 4 साइड हैं उनको रो और कॉलम में वेक्टर में कन्वर्ट करके फिर डिटर्मिनेंट का यूज़ करके उनका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये भी एक इसका रियल लाइफ यूज़ है, बट ये आउट ऑफ द स्कोप है या आउट ऑफ द सिलेबस है। बीएससी में हम लोग पढ़ेंगे, पर हल्का फुल्का जरूर मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन जो एग्जाम में नहीं आएगी, बट आप इतना जान लो कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं और किसी मैट्रिक्स का फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए इसको यहीं छोड़ो, अब आपको मैं मैट्रिक्स से स्टार्ट करूंगा और फिर आएंगे डिटर्मिनेंट पे। अदरवाइज अगर मैं देखो एक सिंपल सी बात करूं कि हमारे पास है कि इसको पानी दो, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल। क्या ऐसा कुछ चैप्टर 3 क्लास 10th में पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? तो वहां पर एक चीज हमने पढ़ी थी, क्या इनको सॉल्व करना सीखा था। मेथड का नाम था एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3.1 और 3.2 10th की अगर बात करूं तो वहां बोला गया था चेक करो कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मीनिंग है इनका जो ग्राफ बनाओगे तो ये एक पॉइंट पर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो याद आ रहा होगा आपको कि कुछ ऐसे था कि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 अगर होता था तो हम कहते थे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और देखो मैं आपको बीच बीच में ये बात याद दिलाता रहूँगा, ये चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ ये केवल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डिटर्मिनेंट में जो फॉर्मूले आगे पढ़ेंगे 99.99% बच्चे केवल रटते हैं उसको।
तो बस मैं थोड़ा सा लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ, आप रटोगे नहीं, आप समझोगे कि कहाँ से आई है ये सब चीज़, ठीक है। चलिए, तो ये हमने पढ़ा था। तो ये जो चीज़ है, ये क्या डिटरमाइन करती है, ये क्या हमको बताती है, ये हमको बताती है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका यूनिक आंसर आएगा। ये हमको डिटरमाइन करता है ये फॉर्मूला कि उनका एक यूनिक आंसर आएगा। क्लियर है सर? अच्छा जी, अब एक बात सुनो, क्या मैं इसी चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकता हूँ a1 b2 डज नॉट इक्वल्स टू a2 b1? लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं। इसको हम इधर लेके आ सकते हैं, तो क्या हमने क्लास 10th में ये पढ़ा था, लेकिन अगर मैं क्लास 10th में ये भी पढ़ा देता क्या कि a1 b2 का मल्टीप्लाई करो और a2 b1 का मल्टीप्लाई करके माइनस करो, अगर आंसर 0 नहीं आता तो भी उनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और अगर 0 आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे। ये मैं क्लास 10th में भी तो पढ़ा सकता था, और जबकि एक ही तो बात है, यहाँ से अगले स्टेप में ही ये चीज़ निकल के आई है। अभी तक क्लास 10th का ही चल रहा है। अच्छा जी, अब देखो ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ये वाली, क्या मैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ? देखना ध्यान से, a1 a2 b1 b2 xy c1 c2। 99% बच्चे समझ गए होंगे कि मैं मैट्रिक्स तो पढ़ गया। देखो कैसे, अगर एक्सपेंड करो रो बाई कॉलम a1x प्लस b1y किसके? c1 के बराबर, ठीक है। a2x b2y किसके बराबर? c2। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट सेम इक्वेशंस। तो हम ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी, क्या हम इसे इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं? पक्की बात है ना, लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपको ये भैया फॉर्म दे दी गई है और आपसे फाइनली बोला क्या था कि x और y की वैल्यू फाइंड करो, यस और नो। अब एक बात सुनो, हमसे बोला है कि x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो ये चीज़ जाती थी इस तरफ, ऐसे ही तो कुछ होता था मैट्रिक्स में, अगर आपको याद आ रहा हो, ये चीज़ कुछ जाती थी इस तरफ, यस और नो। अच्छा, इन तीनों मैट्रिक्स में केवल यही तो एक ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। अब एक बात सुनो, a1 b2 देखो, a1 b2 ये हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ? a2 b1, क्या a2 b1 ये हुआ? क्या बात समझ आ रही है? अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में, जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो टीचर आपसे बोलेगा कि इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई। तो पहले तो ये जान लो कहाँ से आया, वो क्लास 10 से आया है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, अगर आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो जरूर इसका कोई आंसर आएगा, इसका कोई आंसर आएगा ना, ऐसा ना 1 2 3 4 ऐसा कुछ आएगा, 0 1 कुछ भी आ सकता है, इसका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, यस और नो। तो जो वो आंसर आएगा, वो आंसर मैट्रिक्स नहीं होगा, कोई ना कोई हमारे पास नंबर होगा। तो नंबर कैसे आया? हमने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, इसका मल्टीप्लाई, इस मेथड को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इस मेथड को क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के सॉल्व करने के मेथड को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। क्या चमका? ठीक है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में ये इसके साथ करके आंसर आता, क्यों आता है, वो यहाँ से आया था। क्लियर है? पक्की बात है। और एक बात सुनो, अगर इसका आंसर 0 हो गया, यहाँ पे बोला है ना कि आंसर 0 नहीं होना चाहिए, सही बात है। अगर इनका आंसर 0 हो गया तो ये 0 जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में 0 का आज तक कोई आंसर नहीं होता, तो सही कह रहे हैं कि भाई साहब इनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉलेज के लिए भी बता देता हूँ कि जितने भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होते हैं, जितने भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होते हैं और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, तो उनका जो डिटर्मिनेंट आता है, उनका जो डिटर्मिनेंट आता है वो हमेशा नॉन जीरो आता है। क्या आता है? ये एक नंबर है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो, मतलब 0 नहीं आएगा। क्यों? अगर 0 आ गया तो इसका डिवाइड होगा, डिवाइड आज तक कोई बता ही नहीं पाया। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उसका इन्वर्स फाइंड कर ही नहीं सकते हम लोग। ऐसा किसने बताया? ऐसा इस मेथड ने बताया। ठीक है सर। और ये चीज़ जो है, अभी मैंने लिखा था एक जगह, डिटरमाइन लिखा था मैंने कहीं ना, ये चीज़ जो है ये डिटरमाइन कर रही है ना
ये फॉर्मूला डिटरमाइन कर रहा है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। बस इसी डिटरमाइन शब्द से शब्द निकल के आ गया डिटरमिनेंट। बट वो एडवर्ब और एडजेक्टिव का ही खेल है इसमें, वो एडजेक्टिव है वो एडवर्ब है, बस इतना खेल है। तो डिटरमाइन इस इक्वेशन ने हमको बताया कि भैया इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा और इससे हमने कंपेयर किया कि यार क्या चीज़ है, तो देखा A1 B2 मतलब इस पहले इसका मल्टीप्लाई फिर दूसरा इसका मल्टीप्लाई। ये यहाँ से आया है कि पहले किसका मल्टीप्लाई करते हैं किसका मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। बस जो चीज़ हम लोग रटते हैं अब रटना मत, मैंने विद प्रूफ बता दिया है कि हम लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा था। ठीक है, लेकिन ये 2/2 का है, अब 3/3 का अलग रूल है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक करके आते हैं। और आज आपको एक बहुत बड़े जो मैथमेटिशियन थे फ्रेंच के, उन्होंने डिटरमिनेंट निकालने का बहुत ही सिंपल फार्मूला बताया था मिड 80s में, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। RD शर्मा में उसका जिक्र हुआ है और KC सिन्हा में भी उसका जिक्र है, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। बट अब हम धीरे धीरे, ये बेसिक हो गया इसका कि ऐसा क्यों होता है डिटरमिनेंट का यूज़ करके क्या। अच्छा, अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकालते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो सपोज एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज 2/2 का, तो क्या रहे 2/2 का, तो क्या रहे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। तो डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका का या तो ऐसे लिख के आएगा बोर्ड में कि डिटरमिनेंट A फाइंड करो, या तो ऐसा लिख देंगे आपसे, ठीक, या आपसे बोल देंगे डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट का साइन होता है, इसको मॉडुलस नहीं कहते हैं, जान लेना। ये मॉडुलस का साइन नहीं, आप इसको रीड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स। या तो पूरा लिख के नहीं आता है कि फाइंड द डिटरमिनेंट, ऐसे नहीं आएगा, या फिर डेल्टा के साइन से भी डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। 99 आपको मिलेगा इस वाले सिंबल से। ठीक है, डिटरमिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं। अब एक एक करके बताते हैं। अगर वो मैट्रिक्स 1 by 1 ऑर्डर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, ये 2 1 by 1 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो कह रहे हैं कि फाइंड डिटरमिनेंट A। तो मतलब आपको क्या फाइंड करना है, जो मैट्रिक्स में साइन ये होता है डिटरमिनेंट का साइन ये हो जाता है, मतलब आपको ये फाइंड करना है। यस और नो। जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है, तो इधर समझाता हूँ, 1 2 3 4, उसने कुछ नहीं बोला, उसने कहा ये फाइंड करो, कुछ बोला ही नहीं, तो आप समझ जाना अगर ये स्ट्रेट लाइन से सीधी आ रही है तो मतलब ये डिटरमिनेंट है। और अगर इस तरीके का है, पैरेंथेसिस है, तो समझ जाना कि ये क्या है, मैट्रिक्स है। कभी कभार बोलेंगे ही नहीं, वो आपको खुद समझना। बेटा साथ साथ मत लिखो, छोड़ो ना यार, समझ से चलो ना, मैं वीडियो पॉज करूँ उसके बाद लिख लो। ठीक है, तो अब जान लो, जब मैट्रिक्स 1 by 1 ऑर्डर का होता है तो उसका डिटरमिनेंट वो ही नंबर आ जाता है। ये 2 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आ गया, 2। क्योंकि इसमें नियम क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका, यहाँ तो एक ही नंबर है, तो क्या मल्टीप्लाई करो, क्या माइनस करोगे, पक्की बात है। अच्छा, अगर 2/2 ऑर्डर का है, अगर 2/2 ऑर्डर का है, जैसे मान लो मैं ये लेता हूँ 2 4 3 6, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, मान लो ये A मैट्रिक्स है और आपसे किसी ने बोला डिटरमिनेंट A फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे, 2 4 में, तो सारे टीचर लोग आपसे कहेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो। ये हम लोग रटते हैं, बट ये मैंने इसीलिए बताया कि ये कहाँ से आया निकल के। ठीक है, ये यहाँ से निकल के आया। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा, क्योंकि जो लॉजिकल बच्चे हैं वो जानना चाहते हैं कि सर इसका मल्टीप्लाई ही क्यों और फिर सर माइनस ही क्यों, प्लस क्यों नहीं। तो ये बच्चों के दिमाग में आते हैं क्वेश्चन, तो ये पहले ही मैंने ये चीज़ बता दी कि ऐसा ये क्यों है। ठीक है, चलिए ये हो गया 2/2 के लिए। अब आता है 3/3 का, उसका थोड़ा सा लॉजिक ज़्यादा है। तो पहले बेसिक जो बात, जितनी मैंने बात समझाई है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही एसोसिएट करता है एक नंबर से, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व किया, एक नंबर आता है, वो नंबर कैसा है, उस मेथड का नाम है डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इस तरीके से। कहाँ से आया, क्लास 10th का जो ये कंसेप्ट था वहाँ से निकल के आया। क्योंकि डिटरमिनेंट का यूज़ करके हम लोग, जैसे सपोज ये है 2x + 3y = 4 और x + 2x = 2, मान लो ये 3 इक्वेशन दे दी और आपसे बोला कि x y z की वैल्यू फाइंड करो यूजिंग मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और आपको अगर ये इक्वेशन दे दी और आपसे कहा गया कि x y की वैल्यू फाइंड करो, तो भी डिटरमिनेंट का यूज़ करेंगे। तो डिटरमिनेंट का जब यूज़ करेंगे तो आपको ये कंडीशन तो 10th में पड़ी थी। अब डिटरमिनेंट में कैसे यूज़ करते हैं, इस तरीके, ये 0 नहीं होनी चाहिए कोई। हाँ, डिटरमिनेंट 0 बिल्कुल होता है,
यहाँ कोई इक्वेशन थोड़ी ना है, सुनो यहाँ कोई इक्वेशन थोड़ी ना, डिटरमिनेंट 0 आता है। लेकिन अगर ये डिटरमिनेंट इसका 0 आया, ये पक्की बात है कि अब इसका इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। ऐसा थोड़ी ना है कि डिटरमिनेंट 0 नहीं आता भैया, डिटरमिनेंट 0 भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, सब कुछ आएगा। अगर डिटरमिनेंट 0 आया है तो मतलब इसका आप इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। ये नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। और आप कह रहे हो कि सर 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ, एक तो इसका इनवर्स नहीं फाइंड कर सकता, दूसरा अगर ये किसी इक्वेशन के साथ होता, जैसे इस इक्वेशन से हमने ये वाला मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, और इसका निकाला डिटरमिनेंट, आंसर आया 0, तो इसका मीनिंग है कि भैया ये सॉल्व नहीं हो सकते, इनके नो सॉल्यूशन होंगे। ये तो इक्वेशन से बनाया था ना हमने, यहाँ तो तुम्हें नॉर्मल दे दिया है, यहाँ पे 0 भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, स्क्वायर रूट में भी आ सकता है, फंक्शन में भी आ सकता है, अभी कुछ भी आ सकता है। बट ये मैं बताना चाहता था फाइनली कि इसका मल्टीप्लाई ही क्यों, वो इसलिए बस ये आपको सब बताना पड़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। हमने ये यूनिक सॉल्यूशन वाला ही क्यों लिया, वो क्यों नहीं लिया? और भी ले लो, क्योंकि हाँ यूनिक सॉल्यूशन, ये कह रहे हैं कि सर आपने 3 कंडीशन होती थी, आपने सर यूनिक सॉल्यूशन वाला ही क्यों लिया? देखो भैया, इसको तो इसलिए नहीं लिया इस वाले को, क्योंकि ये क्या बोलता है, नो सॉल्यूशन, हमको तो सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसे लेने का तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक। अच्छा, इस वाले को क्यों नहीं लिया हमने? सर ये बताएगा इनफाइनाइट मैली सॉल्यूशन, तो इतने तो पढ़े लिखे हो कि ये तभी होता था जब दोनों इक्वेशन सेम होती थी। दोनों इक्वेशन क्या होती थी? सेम होती थी। बट हमको यहाँ पे कोई भी इक्वेशन सेम नहीं मिलेगी, दोनों डिफरेंट मिलेंगी और जिनका एक ही सॉल्यूशन आएगा। पूरे 12th क्लास में जितने भी इक्वेशन है हर किसी का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट वाले नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिया, इसलिए हमने यही वाली कंडीशन ली है। तो ये तो समझाने के लिए कि आपको लिया। अगर हम इसको भी लेते, आकाश देखो, अगर हम इसको भी लेते ना बेटे तो भी होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो भी होता क्रॉस मल्टीप्लाई, a1b2 इज इक्वल्स टू a2b1, फिर भी ये देखो माइनस ही होता आके। तो हमारा जो मेरा जो समझाने का एम था फाइनली वो ये था कि इसके साथ ही क्यों, बस वो था समझाने का, इसे रटना नहीं है, बस क्लियर है। और अब हम लोग 3/3 डिटरमिनेंट को कैसे यूज़ करते हैं उसको भी देखेंगे। मतलब ये समझाना चाह रहा था कि मैं, अब एक चीज़ देखो, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन थी, देखो जरा ध्यान से एक बार फाइनली एक चीज़ बता दें, ये हमारे पास इक्वेशन थी, कह रहे हैं कि भैया ये चेक करो कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, या यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या फिर ये सॉल्व होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसे किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लो, जैसे सपोज आपने क्लास 10th के किसी मेथड से सॉल्व किया और पता लगा कि हाँ इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, फिर वो दुनिया के किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लो, आंसर तो वही आएगा, ठीक। तो क्लास 10th में जो चेक करने का तरीका था वो यही तो था, क्लास 10th में चेक करने का। अब 12th में हम लोग आए तो कह रहे हैं यही चीज़ चेक करो मैट्रिक्स से। तो भाई साहब हमने क्या बना दी, मैट्रिक्स बना दी है। अब क्या करें, उन्होंने देखा कि यार a1 b2 और a2 b, मतलब a1 a2 b1 b2 ही बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन देगी या फिर नहीं, यस और नो। तब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा a1 b1 a2 b2 तो केवल इसी मैट्रिक्स में, इन मैट्रिक्स में तो है ही नहीं, तो इनका कोई भी काम नहीं है, केवल इसका काम है। फिर उन्होंने देखा कि होता क्या है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते, इसका ऐसे, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके ही जो ये चीज़ निकल के आई है, ये चीज़ ये ही डिटरमाइन करती है, ये ही बताती है यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर नहीं होंगे, ये चीज़ बताती है। तो इसी मेथड को क्या बोल दिया गया, डिटरमिनेंट। इसी मेथड को जो डिटरमाइन किया जिसने, केवल इनका कोई काम नहीं है, इनका तो काम है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने में, केवल अगर इतना चेक करना है कि आंसर क्या है, यूनिक है या फिर, केवल इसी का तो काम है। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा, तो ये चीज़ डिटरमाइन करती है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो इस मेथड, इसको बोला जाता है डिटरमिनेंट, डिटरमाइन से ही निकल कर आया, ठीक है ना। तो इसको हटाओ, अब 3/3 का हटा दो, कोई एक बच्चा आके हटा दो। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इसको, अब देखिए 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं कोई बात नहीं भैया, कैसे फाइंड करते हैं। देखो 4/4 का हमारे सिलेबस में है नहीं, वैसे वो भी सिंपल ही है, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है सिंपल वो। 3/3 का, अब देखो 3/3 का सॉल्व करने के कितने मेथड, 6 मेथड। क्या इसमें कितनी रो हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 6 हो गए। किसी के भी अलोंग कर दो, आंसर एक ही आना है, किसी के भी अलोंग कर दो, आंसर एक ही आना। अब देखो
अब मैं आपको इसमें आकाश बताता हूँ नंबर और नॉलेज में कितना अंतर है। अगर मैं केवल नंबर वाली बात करूँ, आप 1 मिनट के अंदर समझ जाओगे, नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। टीचर बोलेगा आपसे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये सब माइनस के होते हैं, अब आगे सब प्लस के होते हैं। ठीक चमका? जहाँ जहाँ ये पैरेललोग्राम बन गया, जहाँ जहाँ गया 4 पे, 2 पे, 1 पे और ये 2 पे, ये सब क्या है नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव। अब नंबर वाली बात होगी, तुरंत नॉलेज वाली कि सर क्यों, जो क्यों शब्द है ना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हर बच्चे के दिमाग में होना चाहिए। बट पहले जल्दी से मैं नंबर वाली बात बता दूँ, क्योंकि पहले सॉल्व करना सीखो। अच्छा, किसी के भी एलोंग कर दो, आंसर एक ही आना है। तो मैं 2 के एलोंग करके बता देता हूँ। एक बार मैं बताता हूँ एलोंग R1 और एक बार मैं सॉल्व करके बता दूंगा इसे एलोंग C3, बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है। अच्छा, और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन जाएगा तो वो बोलते नहीं है कि इसके एलोंग करो, इसके एलोंग, आप खुद किसी के भी एलोंग कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना किसी रो या किसी कॉलम में जितने ज़्यादा जीरोज होते हैं उसके एलोंग आप करोगे तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है, ठीक है। चलो मैं इसी कुछ चीज़ को समझाता भी हूँ। इसके बाद अब मैं कर रहा हूँ एलोंग R1, तो R1 बोले तो ये, जब मैंने बोला R1, अब एक बात सुनना, जब मैंने बोला R1 तो केवल R1 के साइन कंसीडर होंगे बस, और ये सब साइन भूल जाओ, और ये सब साइन भूल जाओ। जब आप एलोंग R1 कर रहे हैं ना तो केवल R1 के ही साइन को दिमाग में रखना, बाकी सब भूल जाना। तो देखो क्या है, 1 के ऊपर क्या है +1, तो +1 लिख दिया। अब जो 1 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको हाइड कर लो, जो ये 1 है जिस कॉलम में है जिस रो में हाइड कर लो। अब केवल इतना बचा, 2/2 का आ गया, तो इसका तो हमें पता है 3 3 = 9 और -1 2 = 2, चमका। अच्छा जी, अब आ जाओ -4, -4 के ऊपर साइन क्या है माइनस का, तो माइनस माइनस +4, ठीक। अब जो 4 जिस कॉलम में है जिस रो में हाइड कर लो, तो क्या बचा 2 3 और 2 3, तो 3 2 = 6 -3 2 = 6, समझा। अब ये -1 के ऊपर क्या प्लस, तो ये -1 ही रहेगा। अब -1 जिस कॉलम में जिस रो में उसको हाइड कर लो, क्या चमका 2 बन जा 2 और -3 3 = 9। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया। तो थोड़ा सॉल्व कर लो, 7 0 और माइनस का 1 और प्लस का 7, तो आपका आंसर क्या आ गया 14 आ गया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, सीधे हो जाओ। अब देखो एलोंग C3, अब समझना साइन क्या थे मैं आपको जरा बता दूं। ये किसका था आकाश, माइनस माइनस माइनस, बाकी क्या थे। अब मैं कर रहा हूँ एलोंग C3, तो C3 ये होता है केवल C3 के साइन देखो, बाकी सबके साइन भूल जाओ, ठीक। चलिए, तो -1 है, मैं कर रहा हूँ एलोंग C3, तो +1। अब +1 जिस रो में है जिस कॉलम हाइड करो, 2 बन जा 2 -1, सॉरी -1, तो ये क्या होगा 2 -9। अब क्या आया, अब 2 प्लस का है, साइन किसका माइनस का, तो -2। अब -2 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हाइड करो, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 और माइनस, सुनो 4 3 = 12, -12 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है। अब ये 3 किसका प्लस का। अब 3 इस कॉलम में है इस रो में हटाओ, तो 3 बन जा 3 और -4 2 प्लस का, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये क्या हो गया माइनस का प्लस का 7 और 12 और 1 13 13 2 26 और 8 और 3 11 11 3 33 33 में जोड़ो भैया 7 कितना हो 40 -26, आंसर क्या आया। तो देखो हर केस में आंसर सेम ही आना है, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर कहाँ माइनस कहाँ प्लस क्यों लिया था, ठीक है। चलो यार मैंने काट दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है ये और ये और ये और ये क्या थे माइनस, बाकी सब प्लस, तो माइनस 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 वायलेंस वायलेंस वायलेंस, ठीक है। और बाकी सब क्या है आकाश प्लस प्लस। अब देखो कैसे, हेलो, साथ साथ लिखना कोई बहादुरी थोड़ी ना। देखो अब सुनो,
अब क्यों प्लस आया, कहाँ से माइनस है, देखो जो प्लीज़ 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 जो ये 1 1 है, इस जो ये 1 है इसकी लोकेशन क्या हुई 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जो ये 4 था इसकी लोकेशन क्या हुई 1 2, इसकी लोकेशन क्या हुई 1 3। लोकेशन तो समझते हो ना, पहला रो और थर्ड कॉलम तो 1 3, रो को हमेशा पहले लिखते हैं। ऐसे और किसी की ले चलो, मान लो इस 3 की बताओ क्या 3 3, अच्छा ऐसे इस 2 की बताओ क्या 2 3। तो आप देखो 2 3 को ऐड करो आंसर क्या आएगा ऑड, 1 2 को ऐड करो आंसर क्या आया ऑड, 1 3 को ऐड करो आंसर क्या आया। तो जहाँ इवन है उनके साथ प्लस है और जहाँ ऑड है उनके साथ माइनस है। पहले तो ये चेक कर लो, जिन जिनका सम ऑड है, देखो इसका सम ऑड था भैया 1 और 2। अब ये मत कहना सर -4 तो इवन है, वो नहीं, लोकेशन ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, मतलब इसकी लोकेशन 1 2 हो गई। 1 और 2 को ऐड करो आंसर क्या है ऑड, ऑड है तो माइनस लगाओ, इवन है तो अब सर क्यों आगे हम पढ़ेंगे को फैक्टर का फॉर्मूला होता है, हम पढ़ेंगे जाके i + j। फॉर्मूला ये होता है -1 की पावर i + j। तो -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर क्या आता है -1, इवन है तो आंसर क्या आता है +1। क्या जमगा, तो -1 की पावर i + j के अकॉर्डिंग साइन आते हैं। बट सबसे समझने वाली बात यह है कि अगर आप एलोंग R1 कर रहे हैं तो केवल R1 के साइन ही कंसीडर होंगे, बाकी के नहीं होंगे। समझा। और आपको होता है कि सर ये कैसे पता लगा कि -1 ही क्यों, 1 क्यों नहीं, ये भी तो एक लॉजिक बनता है ना। तो अगर आपको याद आ रहा होगा, एक ये सब 10th क्लास के कंसेप्ट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस क्यों आया आकाश समझना। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा 10th में मैंने पढ़ाया था, मैं जल्दी से क्यों बताऊँ, जल्दी से क्योंकि देखो मेरा मन करता है कि बच्चों को ये नॉलेज वाली थोड़ी सी बातें बता दी जाएँ। अगर आपको याद आ रहा होगा जो सिलेबस से हट चुका है, ये कुछ इस तरीके से रहता था। तो कहते थे एक्स के नीचे एक्स वाले हेड को इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। और एनसीईआरटी में जाके चेक कर लेना, क्या वो ये कहते थे जब एक्स को हेड किया ना तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक। लेकिन जब वो कहते थे कि वाई को हेड करो तो ऊपर से नीचे वाले का मल्टीप्लाई करो, और ये मतलब उल्टा करते थे। तो मैंने क्या किया था आपको समझाने को, यहाँ लगा दिया था -y और मैंने कहा था आप सीधा ही करो, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर हो रही, समझना बात को ध्यान से। मैं कहता था इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हो रहा है हाइडिंग वाला चक्कर, यहाँ पे हो रहा है हाइडिंग वाला चक्कर। तो अब हमको नहीं पता कि आंसर क्या आएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पहले से -1 लगा दिया, जैसे मैंने वहाँ पर लगा दिया। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है तो उन्होंने कहा भैया माइनस लगा दो। ये थोड़ा बीएससी का है कंसेप्ट, थोड़ा सा आपको कम समझ आएगा, हल्का फुल्का समझ लो कि जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कहा था कि उल्टा नहीं करना है, हम एक जैसा ही करेंगे, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा दो। तो ये सब नॉलेज वाली बात है, ठीक है। अब आपको बताना जा रहे हैं सबसे, वहाँ कुछ पूछना है, पक्की बात है, मुँह से बोलो को ऐसे लग रहा कुछ बोलना चाह रहे हो। सेरस मेथड, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनका स्टार्टिंग का नाम तो बहुत टफ है, पता नहीं क्या फिलोमेनिकल, ऐसे फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्होंने मिड-80s में एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया था जिसको सेरस मेथड के नाम से जाना जाता है, कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते 3/3 का, 2/2 का, 1/1 का। लिमिटेशन क्या है कि भैया 4/4 मतलब 3 से ऊपर का नहीं फाइंड कर, ठीक है। तो उस मेथड को समझते हैं।